आज दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के जज्बात बहुत मजरूह हुए हैं। मरकज़ की जम के वो तनकीद कर रहे हैं। आपको पता है कि ट्विटर पे भी एक अलग ही पूरी एक दुनिया बसती है और जो ट्विटर पे रहने वाले लोग हैं वो केजरीवाल की तनकीद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आप एक अच्छे लीडर तो नहीं हैं, बल्कि आप एक अच्छे नेशन बिल्डर भी नहीं हैं। आप अपने मफादात के बारे में, अपनी पावर के बारे में सोचते हैं। अगर मरकज़ कोई इस किस्म के इक़दाम लेती है जो अवाम के मफादात में है, आप उसकी तरफ नज़र नहीं दे रहे हैं, आप उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं। आप देखते हैं कि आप कितनी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में आज मैं बात करूंगा। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। 15 मार्च को एक बिल पेश हुआ था पार्लियामेंट में, जिसको आज लोकसभा ने पास किया है। दिल्ली गवर्नमेंट के हवाले से, नेशनल कैपिटल टेरिटरी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली जो है उसके हवाले से ये कानून पास हुआ है लोकसभा में। इसमें जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी पावर्स दिल्ली में काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज करके लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज़्यादा एम्पावर कर दिया गया है। बिल की जो ख़ास अहमियत है वो ये है कि एक अमेंडमेंट के ज़रिए ये चीज़ बताई है कि गवर्नमेंट, जहाँ पे भी आप गवर्नमेंट लिखेंगे, यानी किसी लेजिस्लेशन में या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में, गवर्नमेंट के मानी होंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसका मतलब ये कि कोई भी कानून जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की मर्जी के बिना, कंकरेंस के बिना, अप्रूवल के बिना कोई भी कानून पास नहीं होगा। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है एक अपॉइंटेड ऑफिसर, जिसको मरकज़ यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अपॉइंट करती है। लेकिन जो गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, वो इलेक्टेड है, वो लोगों की गवर्नमेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर नीचे सरकार किसी भी पार्टी की हो, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसका जो फैसला है वो आखिरी फैसला होगा। ये एक बड़े तौर के ऊपर एक बड़ा यानी जो एक बड़ा मेजर फॉल आउट है उसका, वो ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर्स ज़्यादा होंगी कंपेयर टू चीफ मिनिस्टर, या लेजिस्लेचर का जो भी फैसला होगा, जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर की आखिरी राय उसमें शामिल नहीं होगी तब तक वो फैसला कोई मानी नहीं रख पाएगा। केजरीवाल इस बात को लेकर बहुत नाराज़ हैं, ट्विटर के ऊपर बहुत भड़के हुए हैं और वो कह रहे हैं कि ये दिल्ली के लोगों के मुफाद में नहीं है। वो कहते हैं कि जिन लोगों ने, मान लीजिए आम आदमी पार्टी, क्योंकि पॉलिटिक्स में डायनेमिक्स चेंज होते रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि आम आदमी पार्टी को ताक़यामत लोगों ने एम्पावर किया हुआ दिल्ली में, कल बीजेपी को भी वोट दे सकते हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि बीजेपी ताक़यामत मरकज़ में हुकूमत में रहेगी। ये डायनेमिक्स तब्दील भी हो सकते हैं। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि लोगों ने वोट देकर लाया है आम आदमी पार्टी को, लेकिन जो लोगों की राय है वो आखिरी फैसला लेने में नहीं चलेगी। जो मरकज़ का नॉमिनेटेड ऑफिसर होगा यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसकी राय ज़्यादा चलेगी। लोग केजरीवाल का क्रिटिसिज्म क्यों कर रहे हैं कि भाई केजरीवाल की इस नाराज़गी के ऊपर ज़्यादातर उनको जो सपोर्ट है लोगों की तरफ वो क्यों नहीं मिल रही, उनको ही लोग ज़्यादा क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आज से 20-21 महीने पहले जब जम्मू कश्मीर में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स पार्लियामेंट के ज़रिए की गई, तो 5 अगस्त 6 अगस्त 2019 के हवाले से, तब केजरीवाल ने इसको मूव को सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा था कि जो भी इक़दाम मरकज़ ने उठाए हैं वो जम्मू कश्मीर के जो आम लोग हैं उनके मफाद में है, उनके इंटरेस्ट में है। ऐसा हो सकता है कि जो पॉलिटिकल डिनास्टीज़ हैं, जो पॉलिटिकल पावर्स हैं, जो ट्रेडिशनल पावर सेंटर्स हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी पावर शायद उनसे कम हुई हो, ऐसे इक़दाम से उनकी पावर न्यूट्रलाइज हुई हो। लेकिन आम लोगों को ये एम्पावर करता है, आम लोगों को ये इससे ज़्यादा ताकत मिलती है, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो ज़्यादा होता है। अब आगे इसमें कन्फ्लिक्ट के भी, तब केजरीवाल, आज जो केजरीवाल के साथ आज यानी दिल्ली में जो हो रहा है वही जब जम्मू कश्मीर में हुआ था तो केजरीवाल उसकी तारीफ़ कर रहे थे। लेकिन वही चीज़ वहाँ पे हो रही है जहाँ पे केजरीवाल इस वक्त हुकूमत में है, तो उनको वो मंजूर नहीं है। अब हम एक नज़र डालते हैं कि क्योंकि दिल्ली का और जम्मू कश्मीर का लगभग 2 चीज़ें कॉमन है कि पॉपुलेशन लगभग एक जैसी है। जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के मुताबिक 1 करोड़ 25 लाख है और दिल्ली की पॉपुलेशन उसी सेंसस के मुताबिक 1 करोड़ 9 लाख है। अभी बढ़ गई होगी। दिल्ली में पॉपुलेशन के ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं क्योंकि नेशनल कैपिटल है, मुल्क भर से लोग आते हैं, बसते हैं वहाँ पे। दिल्ली एक फुल फ्लेज्ड स्टेट नहीं है, एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, यानी एक यूनियन टेरिटरी के जैसी गवर्नमेंट है और जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। जो 5 अगस्त 2019 की जो डेवलपमेंट हुई उसकी मोटे तौर के ऊपर 4 फॉल आउट हैं। नंबर 1 तो ये है कि जो जम्मू कश्मीर का एक ट्रेडिशनल, हिस्टोरिकल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेशल स्टेटस था वो एब्रोगेट हो गया, वो चला हो गया, डन एंड डस्टेड। उसके ऊपर कोई मजीद बात नहीं, वो ख़त्म होगी बात। अब सारे लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में, कुछ लोग कहते हैं कि हम लड़ेंगे, लेकिन किसी के पास कोई तरीकाकार नहीं। वो चैप्टर एक तरीके से क्लोज ही हो गया।
जो दूसरा एस्पेक्ट है उसका 4 एस्पेक्ट मोटे तौर के ऊपर मैं बता रहा हूँ। जो दूसरा एस्पेक्ट है वो ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी थी वो डिवाइड हो गई 2 हिस्सों में, लद्दाख अलग हो गया और जम्मू कश्मीर अलग हो गया। तीसरा एस्पेक्ट ये है कि स्टेट है जो वो डाउनग्रेड होगी, स्टेट से बन गई यूनियन टेरिटरी, यानी अब ये मरकज़ का एक डायरेक्ट जो मरकज़ के अख्तियार में आ गए यहाँ के सारे अफेयर्स। 3 एस्पेक्ट ये हो गए। चौथा एस्पेक्ट ये है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट लेजिस्लेचर जो है वो यूनियन टेरिटरी में होगी, लेकिन इस वक्त नहीं है। और इसका पार्ट भी ये है कि इसको यूनियन टेरिटरी को दोबारा बहाल करके स्टेट बनाया जाएगा। और ये मतलब इसको चौथे पार्ट को चौथा जो एस्पेक्ट है उसको 2 पार्ट्स में मैंने स्प्लिट किया है। इसको अगर मज़ीद इसकी वजाहत की जाए तो इसका जो पार्ट ए है वो ये है कि जो स्टेट रेस्टोर करने का वादा है सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर भी, कि जब हालात माकूल होंगे, जब अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसिस होंगे जम्मू कश्मीर में, तब यूनियन टेरिटरी के स्टेटस को दोबारा एलिवेट करके स्टेट बना दिया जाएगा। लेकिन जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसमें ये बात लिखी हुई नहीं है, यानी इसका जो आईनी वादा जो है वो नहीं है, सियासी वादा इसका ज़रूर है। आईनी वादा यानी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में लिखा होता, उसमें कोई टाइमलाइन दी होती, उसमें कोई वक्त बताया होता, या उसमें कुछ कंडीशंस बताई होती कि कौन कौन से हालात जो हैं वो साजगार होंगे। हमें भी पता होता है कि भी ये 10 नुक्ते इन्होंने रखे थे, ये इसमें से अभी 2 अचीव हो गए, 4 अचीव हो गए, 6 अचीव हो गए, जब 10 पूरे अचीव हो जाएंगे तो स्टेट बन जाएगी। ये एक बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट सी बात है कि जब हालात सर्कमस्टांसेस जब नॉर्मल होंगे तब स्टेट रिस्टोर होगी, क्योंकि ये परसेप्शन की बात है सारी, किसी के हिसाब से नॉर्मल है, किसी के हिसाब से नॉर्मल नहीं है। यानी जब 2019 के लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे थे तब लोगों को उम्मीद थी कि असेंबली इलेक्शंस हो जाएंगे, तो जो फाइनल व्यू एक हमारे पास ये इमर्ज हुआ कि असेंबली इलेक्शंस के लिए हालात नॉर्मल नहीं है, लेकिन लोकसभा के इलेक्शंस के लिए हालात नॉर्मल हैं। लिहाजा ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, कब किसका क्या सियासी नज़रिया होता है। तो ये है पार्ट एस्पेक्ट 4 का पार्ट ए है कि स्टेट के रिस्टोर होने की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट या टाइमलाइन जो है वो हमारे सामने नहीं है। पार्ट बी ये है कि जो यूनियन टेरिटरी है वो उसमें इंतखाबात जो है वो ज़रूर होंगे, और एक यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर होगी, उसमें एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसमें ये लिखा हुआ है, इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है, प्रॉमिस है, ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रॉमिस नहीं है। उसमें कंडीशन ये है कि पहले डिलिमिटेशन होगी और डिलिमिटेशन के बाद इंतखाबात होंगे, और उन इंतखाबात के बाद एक गवर्नमेंट बनेगी, लेजिस्लेचर होगी, गवर्नमेंट बनेगी। तो ये चीज़ तय है कि किसी न किसी वक्त, यानी अब डिलिमिटेशन कमीशन की मियाद बढ़ा दी गई है, किसी भी वक्त उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट आने के बाद इंतखाबात हो जाएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर रहेगी एक यूनियन टेरिटरी। स्टेट कब बनेगी इस बात का कोई पता नहीं। अब इस यूनियन टेरिटरी के जो सियासी निज़ाम होंगे वो किस किस्म के होंगे, जो लेजिस्लेचर है वो कितने एम्पावर्ड होगी, चीफ मिनिस्टर कितने एम्पावर्ड होंगे, कैबिनेट कितने एम्पावर्ड होगी, और लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी जो मरकज़ के अपॉइंटी होंगे वो कितने एम्पावर्ड होंगे, ये एक बात है जिसको हम दिल्ली के कंपैरिजन में देख सकते हैं। यानी आज जो दिल्ली में फैसला हुआ जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल आज नाराज़ हैं, लेकिन जब जम्मू कश्मीर के हवाले से हुआ था तब वो खुश थे। वो कंपैरिजन क्या है दिल्ली में और जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में? दिल्ली में जो पार्लियामेंट ने फैसला लिया आज, उसमें यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो आखिरी जो ओपिनियन होगी, जो राय होगी, वो सुप्रीम होगी, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की राय को ओवरराइड कर सकती है। जम्मू कश्मीर के मामले में क्या होगा कि लॉ एंड ऑर्डर, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, ऑल इंडिया सर्विसेज और एंटी करप्शन, इसके ऊपर जब भी यहाँ पे इलेक्शन होंगे, जब भी लेजिस्लेचर होगी, जब भी कैबिनेट होगी, इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर का और कैबिनेट के कोई अख्तियारात नहीं होंगे। ये एक सब्जेक्ट मैटर होगा एक्सक्लूसिव कंट्रोल का लेफ्टिनेंट गवर्नर का, यानी ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS, IFS ऑफिसर, इनका जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, वैसे कार्डर भी चेंज हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास इसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी गया है बजाय DOPT के। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ये एक डायरेक्ट अपॉइंटी हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, एक डायरेक्ट ताल्लुक है, एक मतलब एक सीमलेस पावर है, सीमलेस कनेक्टिविटी है दोनों ऑफिस के दरमियान। और इन अफेयर्स के ऊपर ये जो 3-4 एरियाज़ हैं इनके ऊपर पावर
चीफ मिनिस्टर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कैबिनेट एक्सरसाइज नहीं करेगी, इनके ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे। क्या? एंटी करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर और ऑल इंडिया सर्विसेज, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक्सक्लूसिव डोमेन रहेगा। उसके बाद जो कुछ एरियाज हैं, जैसे कोई भी कानून या कोई भी ऑर्डर जो होगा एससीज के मुतल्लिक, एसटीज के मुतल्लिक, ओबीसीज के मुतल्लिक और लॉ एंड ऑर्डर ऑफ कोर्स जो मैंने पहले बताया, इनके मुतल्लिक कोई भी ऑर्डर होगा, उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होंगे या मिनिस्टर होंगे, वो कोई भी ऐसा कानून पास करने से पहले, कोई भी ऐसा लेजिस्लेशन मूव करने से पहले, कोई भी ऐसा प्रपोजल तैयार करते हुए चीफ मिनिस्टर को इन्फॉर्म्ड रखेंगे, चीफ मिनिस्टर को यानी अवगत रखेंगे, चीफ मिनिस्टर के नॉलेज में रखेंगे ये मामला कि ऐसा किया जा रहा है। लेकिन ये प्रपोजल जो है ये चीफ सेक्रेटरी के थ्रू हमेशा लेफ्टिनेंट गवर्नर को सबमिट किया जाएगा। यानी इस प्रपोजल के ऊपर फाइनल फैसला लेने की जो अथॉरिटी है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की होगी, लेकिन चीफ मिनिस्टर को सिर्फ इन्फॉर्म्ड रखा जाएगा कि कॉपी टू चीफ मिनिस्टर कि आपने चिट्ठी लिखी है, आपका जो भी प्रपोजल है, आपका जो भी इसमें कोई कानून बनाने जा रहे हैं या कोई फैसला लेने जा रहे हैं, उसको आपने एड्रेस करना है अप्रूवल के लिए, फैसले के लिए, राय के लिए आपने एड्रेस करना है लेफ्टिनेंट गवर्नर को। और चीफ सेक्रेटरी के पास पावर है कि वो ये लेकर पेश करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर को कॉपी टू चीफ मिनिस्टर, यानी चीफ मिनिस्टर को बताए रखेंगे कि एक ऐसा प्रोसेस जो है वो चल रहा है। ये एससी, एसटी और ओबीसी जिसके ऊपर एक्सक्लूसिव कंट्रोल फिर से जो आ जाता है, राय जो आखिरी है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की आती है। ये कितनी एक पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर के बीच? इसमें एसटीज की लगभग 12% है, 12.5%। एससीज की, शेड्यूल कास्ट की लगभग 7.5% है। 20% जो जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन है वो ये बन गई। और ओबीसी का वैसे मैं आपको बताता चलूं कि 1931 से लेकर आज तक कोई प्रॉपर सेंसस जम्मू कश्मीर में ओबीसी पॉपुलेशन का हुआ नहीं है। जो ओबीसी कम्युनिटी का बड़ी एक डाइवर्स आइडेंटिटी होती है, उससे जो ताल्लुक़ रखते हैं लोग वो कहते हैं कि हम 50-52% के करीब हमारी पॉपुलेशन है। कोई सरकारी अदारे हैं वो कहते हैं कि 30-32% के करीब इनकी पॉपुलेशन हो सकती है। लेकिन जो ऑथेंटिक सर्वे हमारे पास एक है, मतलब मोर और लेस ऑथेंटिक नेशन वाइड है, वो जम्मू कश्मीर का बताता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का 2007 का एक सर्वे है, वो कहता है कि जम्मू कश्मीर में मुमकिन तौर के ऊपर अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो पॉपुलेशन है वो 25% से कम है, लेस देन 25%। तो इसको अगर बहुत मिनिमाइज, मतलब बहुत कंजर्वेटिव तरीके से अगर फिगर्स को हम लें तो 20% अदर बैकवर्ड क्लासेस की पॉपुलेशन कम से कम ज़रूर है। ये 40% पॉपुलेशन जो है ये इसके ऊपर जो फैसले हैं, इनके ऊपर बड़े सेंसिटिव फैसले जो वो किए जाते हैं, रिजर्वेशन, प्रमोशंस, फिर इनके जो अख्तियारात होते हैं, बहुत सारे इनकी प्रोटेक्शन होती है, स्पेशल राइट्स होते हैं वगैरह वगैरह, इनके ऊपर ज़्यादातर। और मिनॉरिटीज़, अब मिनॉरिटीज़ का जो फैसला है, लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़ हो जाती हैं, रिलीजियस मिनॉरिटीज़ हो जाती हैं। ये भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और मरकज़ से इसमें टाइम टू टाइम हिदायत भी दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये एक स्टेट सब्जेक्ट है कि स्टेट डिसाइड कर लेंगे कि मिनॉरिटीज़ कौन है। अब जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट ज़रूर है, लेकिन जो बहुत सारे हिंदू ग्रुप हैं वो ये कहते हैं कि स्टेट लेवल के ऊपर अगर इसका फैसला लिया जाए कि मिनॉरिटी ग्रुप कौन है तो हिंदूज़ को मिनॉरिटी डिक्लेयर करना चाहिए। तो लिहाजा एक लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन जो है, इसके बारे में जितने भी फैसला जात होंगे वो डायरेक्टली लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने सबमिट करेंगे, वो इसके बारे में फैसला लेंगे। एक और अहम चीज़ है जिससे पता चलता है कि ज़्यादा पावर जो है वो किसकी है, यानी मरकज़ एक्सरसाइज करेगा जम्मू कश्मीर में या जम्मू कश्मीर की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो ज़्यादा करेगी। किसी भी मिनिस्टर के और लेफ्टिनेंट गवर्नर के दरमियान अगर कोई डिफरेंसेस अराइज हो जाते हैं, मिनिस्टर एक फैसला करता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो उस फैसले को टर्न डाउन कर देते हैं, एक कन्फ्लिक्ट अराइज हो गया। कैबिनेट का एक फैसला है और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उस फैसले को मंजूरी नहीं देते, और 1 महीने तक ये कानून सारे जो पास हुए थे, नए कानून जो हैं, ये होम मिनिस्ट्री ने इशू किए थे पिछले साल 2020 के अगस्त के महीने में, 28 के 29 अगस्त को। इसमें यह है कि अगर ये कन्फ्लिक्ट होना जो है ये पॉसिबल है। आप लेजिस्लेचर में आप देखते हैं, अब जब बाइकैमरल हाउस होता था हमारा, अब तो जो नया कानून है वो प्रोवाइड करता है कि अपर चैम्बर नहीं होगा, सिर्फ लोअर चैम्बर ही होगा, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली ही होगी। बाइकैमरल हाउसेज में क्या होता है, जैसे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, लोअर हाउस से एक बिल पास हुआ, अगर अपर हाउस ने उसको एक्सेंट नहीं प्रोवाइड की, अपर हाउस ने उसको पास नहीं किया, तो वो वापस रिकंसिडरेशन के लिए लोअर हाउस के पास चला जाएगा।
कई बार इस तरह से होता है कि लोअर हाउस में जो ज़्यादा एम्पावर्ड होता है, वैसे अगर उसमें से एक बिल पास होता है, कानून को मंजूरी मिल जाती है, वो अपर हाउस में गया, वहाँ पे भी मंजूरी मिल गई, उसके बाद वो गवर्नर के पास या जहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके पास गया, उन्होंने अगर मंजूरी नहीं दी तो वो बिल वापस जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में रिकंसिडरेशन के लिए आएगा। अब लेजिस्लेटिव असेंबली से जो वापस फिर से अगर चला जाता है, यानी आप दोबारा एक बार भेजते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास या गवर्नर के पास, वो फिर से भेजते हैं, उस सूरत में असेंबली अगर फिर से बिल को पास करती है तो गवर्नर के पास और कोई चारा नहीं होता, गवर्नर को वो बिल पास करना पड़ता, क्योंकि अब 2 बार असेंबली ने अपनी राय इसके ऊपर दे दी है। लेकिन यहाँ पे ये है, अब ये लेजिस्लेचर का होगा या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का फैसला होगा, लेकिन ये कानून यहाँ पे ये कहता है कि अगर कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अराइज हो जाता है बिटवीन ए मिनिस्टर, फॉर एग्जाम्पल बिटवीन गवर्नमेंट एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो उसमें 1 महीने तक उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। अगर 1 महीने तक रिजॉल्व नहीं होता तो उसमें जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की राय है वो फाइनल होगी। बावजूद उसके अगर वो परसिस्ट करता है तो वो मरकज़ को दे दिया जाएगा, मरकज़ की आर्बिट्रेशन होगी, यानी मरकज़ ने किसी चीज़ के ऊपर फैसला लिया या लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फैसला लिया, वो एक ही बात है। ये बात है पिछले साल अगस्त की। अब हमारे यहाँ पे 1-2 दिन बाद डिस्कस होती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। आज ये किसी के ज़्यादा डिस्कशन में नहीं है, किसी पॉलिटिकल नैरेटिव का हिस्सा नहीं है, क्योंकि आज जो जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो सारी, कोई रिज़ाइन कर रहा है, कोई ज्वाइन कर रहा है इस उम्मीद में कि नई पावर बनेगी, इंतखाबात होंगे, एक दोबारा से पावर में हम आएंगे, पुरानी पावर जो वो रिप्लेस हो रही है, पुराने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ रिप्लेस हो रही हैं, नए इमर्ज हो रहे हैं। जब नए इमर्ज होंगे तो उनके पास पावर कुछ इस किस्म की होगी जब जैसी दिल्ली में आज आई है, और जम्मू कश्मीर के जो केस में ये ऑलरेडी डिफाइन है, सेंटर ने ये कर दी थी। अभी ये नहीं पता कि इलेक्शन कब होंगे। जब इलेक्शन होते हैं उसके बाद मोर और लेस जो है सिचुएशन इस किस्म की होगी। और जब लेजिस्लेचर आ जाती है यहाँ पे, लेजिस्लेचर में एक आम राय कितनी बनती है, यानी कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है वो कितने नंबरात लेकर आती है, उसकी जो पॉलिटिकल जो पावर होती है वो लेजिस्लेचर के अंदर कितनी होती है, मैंडेट कितना स्ट्रांग होता है, कितना फ्रैक्चर्ड होता है। अगर मैंडेट फ्रैक्चर्ड है, अगर मैंडेट स्ट्रांग है तो क्या वो इस किस्म का कोई फैसला लेते हैं कि ज़्यादा एम्पावरमेंट हो। अगर मैंडेट फ्रैक्चर्ड है, क्या एक ओवरऑल कंसेंसस बिटवीन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल रीजन्स इस किस्म का बन पाता है कि ये एक 1.25 करोड़ की पॉपुलेशन की एक बॉर्डर स्टेट है, इसमें कम से कम उतनी पावर जो एक्सरसाइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को ज़रूर होनी चाहिए जितनी पड़ोस में पंजाब के पास है। यानी स्पेशल पावर तो गई, जो नॉर्मल ऑर्डिनरी पावर जो है, जैसे पंजाब के पास है, हरियाणा के पास है, हिमाचल प्रदेश के पास है, राजस्थान के पास है, क्या उतनी जम्मू कश्मीर को वापस रिस्टोर उतनी भी मिलती है या नहीं मिलती है। अब ये मुनसर करता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे बिहेव करती हैं मरकज़ के साथ, किस तरह से एंगेजमेंट होती है, इंतखाबात क्या होते हैं, और उन इंतखाबात में आपका जो यानी जो अभी सियासी मंशूर है आपका पॉलिटिकल पार्टीज़ का, हम तो कमेंट करते हैं ना, काम तो पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं, उनका जो मंशूर है वो सिर्फ इंतखाबात करवाने तक जो है वहाँ तक लिमिटेड है, या स्टेटहुड की बात करते हैं, या ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो डेमोक्रेटिक एम्पावरमेंट, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रॉमिस करता है फेडरल स्ट्रक्चर में सारी स्टेट्स के साथ, उस हद तक डेमोक्रेटिक एम्पावरमेंट तो कम से कम जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़रूर होनी चाहिए। आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत शुक्रिया।